नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 12 सितंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही। भारतीय सेना के इंजीनियर्स ने सिंधु नदी पर पल भर में बना दिया ब्रिज। वीडियो में दिखा कारनामा। आपको बता दें, पाकिस्तान सटा इलाका। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एससीओ सम्मेलन में पीएम मोदी और जिनपिंग की हो सकती है मुलाकात। भारत चीन रिश्तों पर होगी बड़ी बात। तीसरी बड़ी अपडेट बताएंगे, पाकिस्तान में बाढ़ प्रभावितों के लिए हिंदू मंदिर ने खोले दरवाजे। मुस्लिम परिवारों के लिए बना पनाहगार। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। मंदिर यानी मंदिर में एक तरीके से मुसलमानों के ठहरने की जगह बनता दिखाई दे रहा है। चमत्कार हुआ भगवान का। वहीं रूस ने यूक्रेन का एक महत्वपूर्ण शहर भी पूरी तरीके से गंवाया। बन सकता है युद्ध का टर्निंग पॉइंट। बताएंगे कि करके जहां पाकिस्तान में बाढ़ से मची तबाही देख उड़े यूएन चीफ के होश। कहा, ऐसा जलवायु नरसंहार पहले कभी नहीं देखा, बचाओ इसे। तो सब कुछ खबरें जहां आज आने जा रहा है बड़ा फैसला दोस्तों। वाराणसी में धारा 144 पुलिस ने बढ़ाई गश्त ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, वो भी बताएंगे। बड़ी खबर अगली, जहां पर न्यायिक प्रक्रिया में और सुधार के लिए केंद्र सरकार ने असम को मिलेंगे 300 करोड़ रुपए। और सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। जहां यूरोप के सबसे बड़े ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र का आखिरी रिएक्टर बंद, ब्लैकआउट की है आशंका। तो एक एक करके, लेकिन उससे पहले एक छोटा संवेदन। और यूक्रेन से कैसे जो है वो रूसी सैनिक भाग रहे हैं, तो एक एक करके वो भी आपको देखना जरूरी। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें पल पल के अपडेट के लिए दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही। भारतीय सेना के इंजीनियर्स ने सिंधु नदी पर पल भर में देखते ही देखते बना दिया ब्रिज। वीडियो में कारनामा देखकर उड़े दुश्मनों के होश। दोस्तों, भारतीय सेना दिन ब दिन खुद को अपग्रेड करने में जुट गई है। खुद को ऑटोमेटिक हथियारों से लैस कर रही है और इस समय पर अपने कारनामों से विरोधियों के आगाह भी करती दिख रही है। आपको बता दें, भारतीय सेना के कोर इंजीनियर्स ने लद्दाख सेक्टर्स में सिंधु नदी पर मात्र कुछ घंटे के भीतर ही पुल बनाकर तैयार कर दिया। इस पुल को फ्लोटिंग पुल कहा जा रहा है। सेना की ओर से सिंधु नदी पर बनाए गए अस्थायी पुल का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि कई गाड़ियों पर पुल के सामने लदे हुए हैं। एक एक करके गाड़ियां नदी में हिलती और सामान गिरती हैं। यह अस्थायी पुल एक तरीके से ऑटोमेटिक होता है। पानी में गिरे जाने के बाद वो अपने आप खुल जा रहा है। इसके बाद एक एक करके सभी को जोड़ दिया जा रहा है। अगली एक और अपडेट, एससीओ सम्मेलन में पीएम मोदी और जिनपिंग की हो सकती है मुलाकात। भारत चीन रिश्तों पर होगी बात। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के अगले हफ्ते होने वाले एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी के दौरे को जानकारी देते हुए बताया है कि सम्मेलन में हिस्सा लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी कुछ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। ऐसे में अब सबकी नजरें भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के संभावित मुलाकात पर लग गई है। आपको बता दें, अगर दोनों नेताओं के बीच आपसी मुलाकात और द्विपक्षीय बातचीत होती है तो एलएसी विवाद के बाद ऐसा पहली बार होगा जब दोनों नेता आमने सामने होंगे और बातचीत करेंगे। मोदी और शी जिनपिंग की संभावित बातचीत से भारत चीन के संबंधों में आए तनाव को भी कम करने में मदद मिलेगी। इस सम्मेलन में नरेंद्र मोदी के अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अलावा दूसरे समुदाय सदस्य देशों के प्रमुख भी हिस्सा लेंगे। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के आमंत्रण पर पीएम मोदी समरकंद के होने वाले शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेंगे। 15-16 सितंबर को एससीओ का सम्मेलन होगा। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एससीओ सम्मेलन में शामिल होने घोषणा करते हुए ये बड़ी बात कही। अगली एक और अपडेट, पाकिस्तान के बाढ़ प्रभावितों के लिए हिंदू मंदिरों ने खोले दरवाजे। मुस्लिम परिवारों के लिए बना पनाहगार। पाकिस्तान में बाढ़ के बाद हालात बद से बदतर होते गए हैं। बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम जरूर हो रहा है, लेकिन लोगों को राहत नहीं मिल रही। पाकिस्तान में बाढ़ में फंसे और विस्थापित लाखों लोगों के मदद का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच बलूचिस्तान के एक छोटे से गांव में एक हिंदू मंदिर के दरवाजे बाढ़ प्रभावित के लिए खोल दिए गए हैं। मंदिर की ओर से लगभग 200 से 300 बाढ़ पीड़ितों के भोजन और आश्रय प्रदान करके इंसानियत और नेक दिली का परिचय दिया है। कच्छ जिले के जलान खान में ऊंचाई पर स्थित होने के कारण बाबा माधोदास मंदिर बाढ़ के पानी से अपेक्षाकृत बचा हुआ है।
ऐसे में मुश्किल समय में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए एक पनाहगार बन गया है। नारी बोलन और लहरी नदियों के बाढ़ के कारण ये गांव प्रांत के बाकी हिस्सों से कट गया है, जिसके कारण दूर दराज के इलाकों में निवासी बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं। तो अब आप समझ लीजिए एक मंदिर कैसे बड़े पैमाने पर लोगों को जो है वो बचा रहा है। हम चलते हैं और अपडेट, बड़ी खबर निकल के आई है जहां रूस यूक्रेन से भागते नजर आ रहे हैं रूसी सैनिक। दरअसल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में अब रूस बैकफुट पर दिखने लगा है। यूक्रेनी सेना के तेजी से आगे बढ़ने के बाद रूसी सैनिकों ने उत्तरी पूर्वी यूक्रेन में अपना मुख्य गढ़ छोड़ दिया है। शनिवार को कारगिल प्रांत में तेजी से बढ़ते पीछे हटना रूस की इस लड़ाई में अब तक की सबसे खराब हार थी। इससे पहले मार्च में रूसी सैनिकों को राजधानी कीव से वापस भेज दिया गया। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में अब ये महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। रूसी सैनिकों ने गोला बारूद के भंडार और हथियारों को भी वहीं छोड़ दिया। सरकार द्वारा संचालित समाचार एजेंसी टास ने रूस के रक्षा मंत्रालय के हवाले से कहा कि उसने सैनिकों को आसपास के क्षेत्र को छोड़ने और पड़ोसी डोनेट्स्क में कहीं और अभियान को मजबूत करने का आदेश दिया। टास ने बताया कि कारगिल में रूसी प्रशासन के प्रमुख ने अपने सैनिकों से प्रांत को खाली करने और जान बचाने के लिए रूस भाग जाने के लिए कहा। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने शनिवार शाम तक एक वीडियो संबोधन में कहा है कि रूसी सेना अपनी पीठ दिखाने के लिए इन दिनों अपनी सबसे अच्छी क्षमता का प्रदर्शन कर रही है। हम चलते हैं और अपडेट, पाकिस्तान में बाढ़ मची तबाही देख यूएन चीफ के उड़े होश, कहा ऐसा जलवायु नरसंहार पहले कभी नहीं देखा। पाकिस्तान में बाढ़ से भी मची भीषण तबाही को देखकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के होश उड़ गए। गुतेरेस इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर हैं। गुतेरेस ने कहा उन्होंने इस तरीके के बड़े पैमाने पर जलवायु नरसंहार कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि मैंने दुनिया में कई मानवीय आपदाएं देखी, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के इस बाढ़ जैसा जलवायु नरसंहार नहीं देखा। मैंने आज जो देखा उसे बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान और सिंध के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के दौरान गुतेरेस को बाढ़ से हुई तबाही के बारे में जानकारी भी दी गई है। आपको बता दें, इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद कदम उठाने की अपील की गई और उन्होंने स्वीकार किया कि इस देश में संयुक्त राष्ट्र जो कुछ कर रहा है वह जरूरत का महज एक छोटा हिस्सा भर है। बाढ़ से हुए नुकसान पर गंभीर चर्चा करने की ज़रूरत है। तो हालात बद से बदतर और लोग कहने को महज 2000 बल्कि बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान के लोगों के साथ पूरी तरीके से एकजुटता दिखाई है। यूएन चीफ ने सिंध प्रांत के लकराना में विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ राहत बाढ़ शिविरों का दौरा किया। पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आने का समय कहा कि अब ये समय वही समय है जब पाकिस्तान के साथ आने की बात है। अगली एक और अपडेट, दोस्ती करो नहीं तो उठा लेंगे। स्कूल में हथियार लहराकर मुस्लिम युवकों ने दी छात्राओं को धमकी। दरअसल राजधानी रांची के झरौई में स्थित प्रोजेक्ट +2 उच्च विद्यालय में एक मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों पर जबरन दोस्ती करने का दबाव डाल रहे थे। हथियार लहराते हुए स्कूल में घुसे मनचले ने 9वीं कक्षा के छात्राओं को धमकी दी, दोस्ती करो नहीं तो उठा लेंगे। स्कूल के शिक्षकों और कुछ छात्रों ने इसका विरोध किया तो उन्हें पीटा गया, अंजाम भुगतने की धमकी तक दी गई। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। दोस्तों, अब नहीं लागू हो पाएगा आर्टिकल 370, चुनावी वादों के लिए झूठे वादे नहीं करता, बोले गुलाम नबी आज़ाद। कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाने का ऐलान करने वाले वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने रविवार को एक रैली के दौरान स्पष्ट कह दिया कि अब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल होने के सपने ना देखें। उन्होंने कहा है कि मैं कश्मीरियों को झूठे सपने नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि इसके लिए संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। आज़ाद कांग्रेस छोड़ने के बाद कश्मीर में अपनी पहली जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि आज़ाद को पता है कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। मैं या कांग्रेस पार्टी या फिर अन्य 3 क्षेत्रीय दलों आपको आर्टिकल 370 वापस नहीं दिला सकते, ना तो टीएमसी चीफ ममता बनर्जी, ना ही डीएमके और ना ही शरद पवार। कोई आर्टिकल 370 फिर से नहीं लागू करवा सकता। अगली एक और अपडेट, यूरोप के सबसे बड़े ज़पोरिजिया परमाणु संयंत्र का आखिरी रिएक्टर बंद, ब्लैकआउट की आशंका। यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र को यूक्रेन की बिजली ग्रिड से फिर से जोड़ा गया और इंजीनियरों ने इलाके में लड़ाई तेज होने पर परमाणु विकिरण की आपदा से बचने की कवायद के तौर पर इलाके के आखिरी रिएक्टर को भी बंद कर दिया। 6 रिएक्टर वाले ज़पोरिजिया संयंत्र को इलाके में लड़ाई के
परिणामस्वरूप उनकी बंद कर दिया गया। ये रिएक्टर पूरी तरीके से बिजली लाइन काटने के मामले में सप्ताह ग्रिड से हटा दिया गया और ये संयंत्र कई दिनों से आइलैंड मोड पर काम कर रहा था और अपने एकमात्र चालू रिएक्टर से अहम कूलिंग उपकरणों के लिए बिजली पैदा कर रहा था। आइलैंड मोड का मतलब इस संयंत्र से होता है जो अन्य ऊर्जा संयंत्रों से नहीं जुड़ता है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, जहां द्वारका शारदा पीठा के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का 99 साल की उम्र में निधन। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में निधन हो गया। 99 वर्षीय शंकराचार्य स्वरूपानंद पिछले काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। उन्होंने शनिवार दोपहर 3 बजे के करीब अपने आश्रम में अंतिम सांस ली। सांस लेने में तकलीफ के कारण पिछले दिनों जबलपुर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। स्वरूपानंद सरस्वती का जन्म 2 सितंबर 1924 में हुआ था और द्वारका और ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य थे। उनके निधन से देश में शोक की लहर दौड़ गई। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन से अत्यंत दुख हुआ। शोक के इस समय में उनके अनुयायियों के प्रति मेरी संवेदनाएं। अगली एक और अपडेट निकल के, बाल बचे इमरान खान, उड़ान भरते ही विमान में आई खराबी। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का विमान शनिवार को दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बच गया। तकनीकी खराबी आने की वजह से उड़ान भरने की थोड़ी देर बाद ही विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इमरान खान गुंजरवाला की एक रैली को संबोधित करने के लिए जा रहे थे। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही उनका विमान संतुलन खोने लगा। इसके बाद पायलट ने तुरंत कलेक्ट्रेट टावर से संपर्कित किया और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग भी करवाई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अजहर मशाबीन ने कहा है कि खराब मौसम की वजह से इमरान खान का विमान इस्लामाबाद लौट आया था और उन्होंने कहा कि विमान में तकनीकी खराबी की रिपोर्ट सही नहीं है। और वहीं पार्टी के चेयरमैन ने अपने कार्यकर्ताओं और लोगों से कहा था कि वो जनसभा में पहुंचे और उनका समर्थन करें। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, तो दोस्तों 3 महीने में ईडी ने जब्त किए 100 करोड़ रुपए। कैश आखिर इतना पैसा कहां आया? प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पिछले 3 महीने में लगभग 100 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है। हाल फिलहाल की बात करें तो मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन संबंधित धोखाधड़ी मामले में कोलकाता की एक व्यवसायी के आवास से 17 करोड़ रुपए से अधिक कैश बरामद किया गया। ईडी के अधिकारियों की ओर से बरामद की गई नकदी को गिनने के लिए मशीन लगाई गई थी और बैंक के 8 अधिकारियों को बुलाया गया था। इस नकदी को लेकर सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर इसका क्या किया जाएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी वाराणसी में धारा 144 पुलिस ने बढ़ाई गश्त। कमिश्नर बोले कानून से न करे खिलवाड़। वाराणसी की ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में सोमवार 12 सितंबर को फैसला आया और इस मामले में जिला अदालत मुकदमे की पोषणीयता यानी कि मुकदमा चलने योग्य है या नहीं इस पर फैसला सुनाएगी। वहीं कोर्ट के फैसले को देखते हुए जिला प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है। वाराणसी कमिश्नरेट की सुरक्षा को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की गई। बैठक के बाद कमिश्नर सतीश गणेश ने कहा कि जिला अदालत सोमवार को एक अहम मामले में फैसला सुना सकती है। इसको लेकर शहर भर में धारा 144 लागू कर दी गई। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात है, पेट्रोलिंग की जा रही है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था ना बिगड़ने पाए। वहीं हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी ने कहा है कि कल 7 रूल 11 पर फैसला आएगा, यानी आज एक तरीके से, और इसको लेकर यह बड़ी बात। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, मुस्लिम वोटों पर नजर गड़ाए हैं बीजेपी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। गुजरात में बनाएंगे 100 अल्पसंख्यक मित्र। गुजरात में मुसलमानों के साथ जुड़ने के लिए भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने एक अभियान शुरू किया है, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले। वहीं भाजपा नेता जमाल सिद्दीकी ने रविवार को कहा है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय की बड़ी आबादी है वहां कम से कम 100 अल्पसंख्यक मित्र बनाए जाएंगे। भाजपा अल्पसंख्यक के जमाल सिद्दीकी ने बताया है कि ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के बूथ समितियों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के मुख्य रूप से मुस्लिमों को भी शामिल किया जाएगा। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के कम से कम 100 मुसलमानों को पार्टी से सहानुभूति रखने वालों के रूप में जोड़ने के लिए एक अभियान शुरू कर दिया और वे स्पिरिचुअल लीडर, पेशेवर और उद्यमी हो सकते हैं और सरकार में काम करने वाले भी हो सकते हैं। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के लिए केंद्र देगा 9,000 करोड़, असम को मिलेंगे 300 करोड़ रुपए, सीएम शर्मा का ऐलान।
केंद्र सरकार ने देश में जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 9,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि 9,000 करोड़ रुपए से असम को करीब 300 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि राज्य सरकार और 300 करोड़ रुपए इस काम के लिए खुद से जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि असम सरकार निचली न्यायपालिका में लगभग 100 नए पदों को पैदा करेगी। दरअसल सीएम शर्मा गुवाहाटी में आयोजित नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बार काउंसिल की डायमंड जुबली सेलिब्रेशन को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। हम चलते हैं एक और अपडेट। मदरसा सर्वे के बीच पहली बार एक मंच पर आए सुन्नी देवबंदी यानी मदरसे के हो रहे सर्वे को लेकर पूरी तरीके से तिलमिलाए हैं, लेकिन बाबा योगी का कहना है कि मदरसा का सर्वे रुकने वाला नहीं है। फिलहाल एक और बड़ी खबर निकल के आई है। मोबाइल नंबर कानपुर का SMS पहुंच रहा चीन। बी बोझ गैंग ने बनाया जाल। कानपुर में चाइनीज गैंग ने बहुत ही जटिल तरीके से अपना नेटवर्क फैला रखा है। चीन में बैठकर ये भारत में खातों को अपडेट करता है और इसके लिए गिरोह के एक मैसेज फॉरवर्ड ऐप तैयार किया है जो यहाँ के फ़ोन का इस्तेमाल होता था और मैसेज सारे चीन और हांगकांग जाते थे। इससे बैंक के OTP समेत अन्य डिटेल्स रहती थी। यह खुलासा गिरफ्तार 3 आरोपियों ने किया है। DCP क्राइम सलमान ताज पाटिल ने इस गिरोह के खुलासे के लिए क्राइम ब्रांच के SI पुनीत तोमर और उनकी टीम को लगाया गया था। DCP ने बताया गिरोह की जांच करते हुए 30 मोबाइल नंबरों की जानकारी मिली जो नोएडा, कानपुर, हरियाणा के हैं। फिलहाल फटाफट